मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान और उनके अहल खाना को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी अहलिया तज़ीन फातिमा को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में जमानत दे दी है। इसी तरह एक सरकारी दुकान को अपने नाम अलॉट कराने के मामले में आजम खान और उनके अहल खाना को हाईकोर्ट ने जमानत दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुल 5 मामलों में जमानत की मंजूरी की है। ताहम आजम खान और उनके अहल खाना पर अभी 4 मामले ऐसे हैं जिन पर जमानत मिलना बाकी है। जजमेंट रिजर्व था, उसके आज डिलीवरी ऑफ जजमेंट के लिए डेट फिक्स थी। आज जजमेंट डिलीवर हुआ है और उन दोनों मामलों में आजम खान, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी श्रीमती तज़ीन फातिमा तीनों को बेल ग्रांट करी है कोर्ट ने। एक मामला उनमें था डेट ऑफ बर्थ से संबंधित, जिसमें ये कहा जा रहा था कि फर्जी तरीके से डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है वो फेक बनाया गया है। उसमें कोर्ट ने जमानत ग्रांट करी है तीनों को, तीनों उसमें आरोपी थे। एक दूसरा मुकदमा था जिसमें यह आरोप था कि आजम खान ने अपने प्रभाव को यूज़ करते हुए अपनी पत्नी और अपने पुत्र के नाम एक सहकारी संघ की एक दुकान जिसका नाम क्वालिटी बार था उसे अलॉट कराया। उसमें भी कोर्ट ने दोनों को जमानत दी है, उनकी पत्नी श्रीमती तज़ीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान को। अलीगढ़ के थाना देहली गेट के तहत इलाके खटिकान में चल रही प्लास्टिक के खिलौने बनाने की फैक्ट्री में सिलेंडर फटने से हुए धमाके में 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। खटिकान चौराहे से चंद कदम की दूरी पर अचानक एक इमारत में धमाका हो गया, जिससे पूरी इमारत मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में हलाकतें हुई हैं। जख्मियों को जिला मलखान सिंह अस्पताल में दाखिल कराया गया। जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि इस मामले में जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पे संज्ञान में आया है कि एक बिल्डिंग में कुछ दीपावली को लेते हुए जो छोटे से प्लास्टिक के जो खिलौने बनते हैं उसको बनाने का काम हो रहा था और उसी दौरान सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। विस्फोट में पूरी बिल्डिंग जो पुराना पश्तैनी मकान था वो धराशायी हो गया। उसमें करीब 10 लोगों को मिले हुए दबे होने की आशंका है और उनको सबको निकाल करके अस्पताल भेज दिया गया है। उसमें से जो अस्पताल में रिपोर्ट मिली है उसमें से 3 लोग की मौके पे पहुंचने पे डेथ हो गई है और एक आदमी गंभीर रूप से घायल है, जिनकी हालत ख़राब है। घटना के बारे में शासन को भी अवगत करा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि घायलों का इलाज कराया जाए और जो पीड़ित परिवार है उसकी समुचित मदद करी जाए। घटना की जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को अधिकृत कर दिया गया और पूरी प्रकरण की जांच करेंगे। जिसके स्तर पर लापरवाही है उस स्तर पर कार्रवाई होगी और जो भी पीड़ित परिवार को इस समय जो मेडिकल हेल्प या फिर जो भी आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी शासनादेश के अनुसार से उपलब्ध कराई जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर अपना असर दिखाया है। मध्य प्रदेश में 6 माह से रुकी हुई आइम्मा मौज़नीन की तनख्वाहों को लेकर न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद महकमे अक़लियती फलाह बहबूद ने आइम्मा मौज़नीन की तनख्वाहों को लेकर अहकाम जारी कर दिए। अहकाम के तहत आइम्मा मौज़नीन की तनख्वाहों के लिए 89,54,940 रुपये के बजट को जारी करने का अहकाम जारी किया गया। वाज़ेह के अहकाम के तहत आइम्मा मौज़नीन को जून, जुलाई और अगस्त माह की तनख्वाहें अदा की जाएंगी। इसके बाद फिर 3 महीने की तनख्वाह के अहकाम जारी होगा। आइम्मा मौज़नीन की तनख्वाहों को लेकर हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी होने से जहां मसाजिद कमेटी में खुशी है, वहीं मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान ने न्यूज़ 18 उर्दू का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। क्या कहते हैं मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी SM सलमान, आप भी सुनिए। लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, ख़ास तौर से न्यूज़ 18 का, कि उन्होंने जिस तरीके से ये प्रोग्राम चलाया और इमाम मौज़िन के हक़ में एक बात उठाई, उसके वजह से अभी हमें जो लेटेस्ट न्यूज़ मिली थी कि 89 लाख के जो हमने वेंडर बना के भेजे थे उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसी हफ्ते हो सकता है कि उनके अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट आ जाए। इसके लिए सभी हम हज़रात का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने ऐसे टाइम। बेंगलुरु में पेश आए तशद्दुद के वाक़े को 2 माह गुजर चुके हैं। इस तशद्दुद के बाद तकरीबन 430 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है। इस संगीन मसले पर बेंगलुरु के हमीद शाह कॉम्प्लेक्स में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। सेकुलर एजुकेट्स फ्रंट के तहत हुए इस इजलास में 200 से ज़ायद मुतासरा ख़ानदानों के अफराद ने शिरकत की। इन मुतासरीन ने अपने अपने घरों की हालत जार देख दुख और दर्द को बयान किया। इजलास में रियासत के सीनियर वकला एडवोकेट पोनन्ना
एडवोकेट प्रमोद चंद्रा ने भरोसा दिलाया कि वो बेकसूर नौजवानों की जल्द से जल्द रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इस मामले में UAPA नाफिज किया गया है और NIA की जांच भी जारी है, इसलिए जमानत मिलने में कुछ ताखीर होगी, लेकिन इस मौके पर सब्र और हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। इजलास से मुस्लिम सियासी लीडरों, उलमा इकराम ने भी खिताब और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने का भरोसा दिलाया। वाज़ेह है कि इस पूरे मामले में सेकुलर एडवोकेट्स फ्रंट मुफ्त कानूनी चाराजोई कर रहा है। बच्ची को दवा ले आने के वास्ते वो लोग वहाँ से आले पत्थर बच्ची भी साथ थी, लेकिन कैसा भी करके वो लोग वहाँ अटक गए गलाटे में। बाद में अंदर गेट में घुस गए, पुलिस वाले गिर को थे, पूरी लड़ाई में पुलिस वाले की मदद कर को ही, और उसमें नाम पुलिस वाले का पृथ्वीराज कर को एक जना है, उसकी मदद कर को ही उन्होंने गिर गया था, उन्हें मुझे उठा को बिठा को पानी पिला को फर्स्ट एड दे को से मदद कर को इस वाले को ले जाको ऐसी तकलीफ दिया हूँ, बोले भी नहीं कहाँ रखी कैसा भी। उसका तुम्हें हल करे तो बहुत अच्छा है, उसकी मदद करे तो मुझे बहुत मेहरबानी होती है। पूरे औरतें बच्चे सब भी डर को कुफर ना लगे तक KJD में कार्गोनिक पॉलिटिशियन के पीछे रहने वाला हूँ मैं। और पंचायत में घर से और बाहर निकला चाय पीने के लिए तो दोल्हा से बात करके लेके गए उसे। बराबर अपना 14 तारीख को 2 महीने हो गया हमारे बच्चे को लेके जाके, वही कमा के हम लोगों को पाल रहा है। हमें अल्लाह की सिवा किसी तो हमारी तकलीफ सुनाना, हमें ऐसे रोशन नगर में झोपड़िया में हमारी बाबू से बेवा, उनके भी रोशनी, उनके बच्चे को भी नहीं, अपना खाने की तकलीफ है। ना चाहे को गलाटे में गए बच्चे ना कैमरे में है, घर बैठे बैठे को लेकर क्या को तो मोबाइल में एक दूसरे को भेजे खरीदता ही, और हमारे बच्चे को 2-3 दिन के बाद मोबाइल में आया सो। हमारे घर में 20 रुपए kg लहसुन चिलते सो, 117 खाने वाले को तो चिलते सो। मॉरल सपोर्ट देना ये हमारा मकसद था कि भाई जो केसेस उनके खिलाफ जो डाले गए हैं उसमें बेल जो है इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है, इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए जो है आप लोग भी जो है हमारा साथ दीजिए, और हम लोग जो है इसमें सीनियर वकला की खिदमत जो है हम लोग ले रहे हैं। ये लोग जो है इस मुकदमात की जो है पैरवी इंशाल्लाह हाई कोर्ट में ये करेंगे। ये भरोसा जो है हम जो मुतासरा फैमिलीज़ को बताना चाहते थे, इसलिए हमने आज की मीटिंग थी। तो माशाल्लाह तकरीबन आपने देखा 200-250 अफराद जो है 19 अक्टूबर से 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक की ऑफलाइन क्लासेस की शुरुआत के लिए यूपी हुकूमत की जानिब से SOP तो जारी कर दी गई, लेकिन मदारिस में ऑफलाइन क्लासेस के लिए अलहदा से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई। ऑफलाइन क्लासेस की शुरुआत को लेकर जहां मदरसा मुंतज़िम तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, वहीं जमीयत उलमा हिंद ने मदारिस में ऑफलाइन क्लासेस की शुरुआत को लेकर हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से वाज़ेह गाइडलाइन जारी करने और इबादत गाहों में इबादत के लिए मज़ीद रियायत दिए जाने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद शहर मेरठ के जिम्मेदारान और मेंबरान ने कमिश्नर मेरठ से मुलाकात करके मुतालबात पेश किए। अक्टूबर से स्कूलों को खोला जा रहा है, शर्त गाइडलाइन के हिसाब से खोला जा रहा है, और जब स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं तो दीनी मदरसे जो अब तक बाकायदा ऑनलाइन चलाए जा रहे थे उनको भी खोला जाए। उनके लिए भी हम चाहते हैं कि उनकी भी इजाज़त मिले, क्योंकि बच्चों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास, बहुत से लोग बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ना मोबाइल है और ना उनके पास कंप्यूटर है, ना उनके पास इस तरह का कोई साधन है जिससे वो बात कर सकें। उनको नुकसानात हो रहे हैं। कोरोना कहर में भोपाल मेमोरियल अस्पताल और हमीदिया अस्पताल में ब्लड और प्लाज्मा की कमी को पूरा करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। भोपाल MLA आरिफ मसूद की अपील पर मुनक्किद किए गए ब्लड डोनेशन कैंप में बिला लिहाज कौम और मिल्लत सभी कौम के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और ज़रूरतमंदों के लिए अपने खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर भोपाल MLA आरिफ मसूद ने एक ब्लड डायरेक्टरी तैयार करने का ऐलान किया ताकि ज़रूरतमंदों को हस्बे ज़रूरत उनको खून मुहैया कराया जा सके। अस्पताल की जानिब से हालांकि 150 यूनिट को जमा करने का इंतजाम किया गया था, लेकिन रज़ाकाराना तौर पर 500 से ज़्यादा लोग खून का अतिया करने पहुंचे तो ब्लड बैंक इंतजामिया को इजाफी इंतजाम करना पड़ा। अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कम से कम ये ब्लड देने से मुझे लगेगा कि लोगों के किसी न किसी काम आए, और कोरोना काल में जो ब्लड बैंक वाले हैं इनको भी एक फ़ायदा मिलेगा कि ये ब्लड उनको पहुंचेगा। उनके पास जब पेशेंट ब्लड मांगने आता है और उनके पास ब्लड नहीं होता होगा तो जाहिर है ये भी मायूस होते होंगे और वो भी मायूस होता होगा। तो मैंने आज आह्वान करा था, मुझे खुशी है भोपाल शहर के मेरे अपने साथियों की, मेरे अपने फ्रेंड्स क्लब की, कि अभी तक 150-200 लोग दे चुके हैं, तो ये संख्या 500 तक पहुँचेगी।
महाराष्ट्र में औरंगाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल घाटी दवाखाने के कोविड वार्ड में खिदमत अंजाम देने वाले तकरीबन 200 इंटर्नशिप कर रहे हैं। डॉक्टरों ने आज से स्ट्राइक शुरू कर दी है। इन डॉक्टरों का मुतालबा है कि इनकी माहाना तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। डॉक्टरों के मुताबिक मुंबई और पुणे के डॉक्टरों को इनका हक मिल गया, लेकिन मराठवाड़ा के डॉक्टरों को महज 11,000 रुपये माहाना मुशायरे पर काम करना पड़ रहा है। स्ट्राइक आज सभी इंटर्न्स डॉक्टर ने मिलकर की है। हम सब यही चाहते हैं कि हमें कोविड इंसेंटिव 19,000 पर मंथ मिलना चाहिए, जो हम जून महीने से ये कर रहे हैं। अनस्किल्ड लेबर जो अभी वार्ड में मामा मावशी काम करते हैं उनको भी 15 से 20,000 पेमेंट मिल रहा है, और हम इंटर्न डॉक्टर्स जो पिछले 5 महीने से काम कर रहे हैं फिर भी हमें सिर्फ 11,000 रुपए का मंथली स्टाइपेंड मिल रहा है। तो हम सब यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें 19,000 पर मंथ का इंसेंटिव कलेक्टर ऑफिस से मिलना चाहिए। हम MBBS डॉक्टर होने के बावजूद और हम कोविड वार्ड में जून महीने से काम करने के बावजूद भी सिर्फ 11,000 रुपये हमको स्टाइपेंड मिल रहा है। हम अपनी जो मांग है वो जून महीने से कॉलेज के सामने रख रहे हैं। पिछले महीने 3 सितंबर 2020 को हम डीन मैम की लेटर लेके हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास गए थे। उन्होंने हमारी मांग सुन ली और बोला कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आज 1.5 महीना हो चुका है, कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। इसलिए हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं ताकि हमें ये कलेक्टर साहब रिटर्न में दे सके कि जब भी उनके पास फंड आएगा तब तो वो हमें हमारे इंसेंटिव मंजूर करेंगे। स्ट्राइक अभी हम आज के लिए कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं गया है आज के दिन के लिए, लेकिन कल से अगर जब तक हमें रिटर्न नहीं मिलेगा हम में से कोई भी कोविड के डिपार्टमेंट में काम नहीं करेगा। 17 मार्च से बंद सिनेमा हॉल 7 महीने के बाद अब खुलने जा रहे हैं। हुकूमत की अनलॉक 5 की गाइडलाइन के तहत सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खुलेंगे। जिन हिदायत के साथ सिनेमा हॉल को खोलने की इजाज़त दी गई है, इस पर सिनेमा हॉल के जिम्मेदारों ने अमल शुरू कर दिया है। अब सिनेमा हॉल में कुछ अफराद ही एक वक्त में फिल्म देख सकेंगे। वहीं समाजी फासले का ख्याल रखते हुए एक सीट को छोड़कर बैठने की सहूलत की जा रही है। साथ ही सैनिटाइज, थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क वगैरह भी दस्तियाब रहेगा। अलीगढ़ के सिनेमा कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान ने। 15 अक्टूबर से अनलॉक 5 के तहत सिनेमा हॉल खुलने जा रहे हैं। अलीगढ़ के अंदर भी सिनेमा हॉल खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हम दिखा सकते हैं आपको, अलीगढ़ के एक सिनेमा हॉल के अंदर बाकायदा सिटिंग अरेंजमेंट किया जा रहा है और जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को बिठाया जाएगा। हुकूमत की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ तमाम तैयारियाँ की जा रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के मैनेजर मौजूद हैं। मैनेजर साहब, किस तरह की गाइडलाइन है हुकूमत की और ख़ास तौर से क्या आप लोगों का एक कोशिश रहेगी इस बार जब अनलॉक 5 में तकरीबन 7 महीने के बाद सिनेमा हॉल खुल रहे हैं? जो राज्य और केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार 50% लोगों को ही बिठाया जा सकता है। मास्क मैंडेटरी रहेगा और हैंड सैनिटाइज़र भी मैंडेटरी रहेगा। बिना हम टेम्परेचर लिए किसी भी कस्टमर को अंदर नहीं आने देंगे। उनका टेम्परेचर, मास्क दोनों मैंडेटरी रहेगा। गेट पे ही सैनिटाइजेशन का इंतज़ाम है और जैसा कि आप देख सकते हैं 50% के हिसाब से हर एक सीट पे क्रॉस का निशान लगाया जा रहा है, जिससे कि कस्टमर को पहले से सहूलियत, और हमारे अंदर जो काम करने वाले हैं वो भी बताएंगे कि जहाँ पे क्रॉस का निशान है वहाँ पे उनको नहीं बैठना है। और ऑनलाइन पेमेंट पे हमारा ज़्यादा जोर रहेगा, जिससे कि लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो पाएँ और जिससे कि हम एक ट्रांसपेरेंसी भी रख पाएँ कि जो कस्टमर आ रहे हैं उनका हम पूरा डेटा ले सकें। ये है जिस तरह से ये कोशिश है सरकार की अनलॉक 5 के अंदर सिनेमा हॉल्स खोलने की, तो क्या मानते हैं बिज़नेस कितना इफेक्ट करेगा? क्योंकि जिस तरह की सिटिंग अरेंजमेंट है बहुत ज़्यादा लोग मुझे लगता है नहीं आ पाएंगे। हाँ, वैसे ही 50% होने के बाद से आधे ही लोग रह पाएंगे। उसमें से जो फैमिली हैं, जो कपल्स हैं, जिनको आने में ये समस्या आएगी क्योंकि एक सीट छोड़ के एक सीट पे बैठना है। करीबन 10,000 करोड़ का नुकसान अनुमानित है पिछले 7 महीनों में। और अगर सिनेमा की बात करी जाए, हमारे मल्टीप्लेक्स की बात करी जाए तो सैलरीज़ हर महीने प्लस जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, मिनिमम चार्जेस वो हमें देने ही पड़े, तो काफ़ी नुकसान हुआ है हमारे सिनेमा को। और देखते हैं अब एक नई उम्मीद जागी है अनलॉक 0.5 की गाइडलाइन में कि सिनेमा खुल रहे हैं। आशा करते हैं कि अब कस्टमर दोबारा आ पाएंगे। अब देखना ये होगा कि 15 तारीख को जब सिनेमा हॉल्स खुलेंगे तो इन सिनेमा हॉल्स के अंदर फिल्म देखने के लिए कितने लोग आते हैं और हुकूमत की जो गाइडलाइन है उस पर कितना अमल होता है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए कामरान।
गाजियाबाद के मोदीनगर में एसडीएम के ओहदे पर तैनात आईएएस सुमैया पांडे एक ऐसा मिसाली काम कर रही हैं जो हर एक के लिए लायक तकलीद हैं। दरअसल सुमैया पांडे ने कोरोना वबा के दौरान एक बेटी को जन्म दिया। वबा के दौरान जहां कई अफसरों ने अपने आप को आवाम से दूर कर लिया, वहीं सुमैया ने बेटी को जन्म देने के बाद 1 महीने से भी कम वक्त में दोबारा अपने फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए दफ्तर आने लगी। सुमैया पांडे अपनी बच्ची को अपने साथ रखकर आवाम का भी बखूबी ध्यान रख रही हैं। उन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं। सुमैया ने अपने कामों के जरिए अपनी एक मुनफरद शनाख्त बनाई है। उनका आबाई मकाम प्रयागराज है और गाजियाबाद में ये उनकी पहली तकर्री है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी बच्ची की जिम्मेदारियां भी पूरी कर रही हैं और दफ्तरी कामकाज में भी कोई कोताही नहीं बरत रही हैं। जी बिल्कुल, मैं एक आईएएस अधिकारी हूँ, तो हमें अपना सर्विस भी देखना है और कोविड काल में आप सब जान रहे हैं पूरे दुनिया के ऊपर ये महामारी है, तो जिम्मेदारियाँ सबके ऊपर बढ़ जाती हैं। अब जहाँ तक बच्चे का सवाल है, ये देखिए प्रभु ने नारी को इतनी शक्ति दी है कि वो अपने बच्चे को जन्म देके और उसका पालन पोषण कर सके और सृष्टि को आगे बढ़ा सके। आप देखें हमारे भारत में भी एक पूरा ग्रामीण परिवेश जो है उसमें महिलाएं अपनी डिलीवरी के अंतिम दिनों तक काम करती रहती हैं, घरेलू काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं और फिर बच्चे को जन्म देके घर भी संभालती हैं, बच्चा भी पालती हैं। ठीक उसी प्रकार ये एक प्रभु का आशीर्वाद ही है कि मैं अपने 3 हफ्ते की छोटी बच्ची के साथ अपना प्रशासनिक कार्य कर पा रही हूँ। और ये सिर्फ मेरा इकलौते का योगदान नहीं है, इसमें मेरे परिवार का बहुत योगदान है। जैसे बच्ची के जो नानी नाना हैं, मेरा पूरा एक संयुक्त परिवार है। इसी में कहते हैं कि संयुक्त परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि परिवार के लोग बच्चे को जितना प्यार दे देते हैं तो आप अपना काम देख सकते हैं। और ना केवल मेरा निजी परिवार, हमारा भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है। तो मेरा जो तहसील परिवार है, मेरा जो पूरा ये गाजियाबाद का एक जिला प्रशासन परिवार है, इसमें बहुत सहयोग मिला मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद भी। पूरा तहसील प्रशासन जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसील के समस्त लेखपाल और समस्त स्टाफ, इन्होंने जी जान से मेहनत की और मेरा काफ़ी कार्य संभाला और काफ़ी टीम वर्क का एक उदाहरण दिया। इसी प्रकार जिलाधिकारी महोदय का बहुत सहयोग रहा और पूरे जिला प्रशासन का बहुत सहयोग रहा, जिसकी वजह से एक पूरा सपोर्ट सिस्टम की वजह से मुझे लगता है कोरोना काल में मैं प्रेगनेंसी में भी काम कर पाई और बिना मैटरनिटी लीव लिए अभी भी अपनी सेवाएं दे पा रही हूँ। तो मैंने 22 दिनों की छुट्टी ली थी सितंबर में जब मेरा ऑपरेशन था और उसके बाद बच्ची के जन्म के 13-14 दिन बाद जब मुझे लगा कि अब मैं चल फिर सकती हूँ, ठीक से काम कर सकती हूँ, मैंने तहसील में दोबारा ज्वाइन कर लिया और अपनी प्रशासनिक सेवाएं देने लगी। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ मैं बताना चाहूँगी सभी गर्भवती महिलाएं और जो अब माँ बन रही हैं, बनेंगी, कि वो बहुत सतर्क रह के, कॉशियस रह के काम करें। जैसे मैं पर्सनली जब भी तहसील से आती हूँ, पूरा अपना एक अलग कमरा है जहाँ पे मैं सैनिटाइज़ करती हूँ अपने आप को, हाथ मुंह गर्म पानी से धो के और अलग से सैनिटाइज़ करके फिर बच्ची के पास आती हूँ, उसके पास फीडिंग वगैरह कराने के लिए। और इसके साथ ही जितनी फाइलें होती हैं तहसील की, वो सब भी हम सैनिटाइज करके ही मैं कैंप ऑफिस में लाती हूँ और प्रॉपर मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड वगैरह लगा के अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रखती हूँ, जिससे मेरी वजह से खतरा ना हो परिवार को और छोटी बच्ची को। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको देते हैं। हाथरस मामले में हाईकोर्ट का तबसरा। हाथरस डीएम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, हाईकोर्ट ने कहा। हाथरस डीएम का तबादला क्यों नहीं किया गया, हाईकोर्ट ने कहा। हाथरस मामले में हाईकोर्ट का तबसरा, सख्त तबसरा। ये हाथरस डीएम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, हाईकोर्ट ने पूछा। और हाथरस डीएम का तबादला क्यों नहीं किया गया, हाईकोर्ट ने यह भी तबसरा किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी का हाथरस मामला इस्मत रेजी और कत्ल को लेकर काफी सुर्खी में रहा और उसी मामले पर हाईकोर्ट ने तबसरा किया कि हाथरस डीएम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई और हाथरस डीएम का तबादला क्यों नहीं किया गया। ये हाईकोर्ट का तबसरा है डीएम को लेकर। हाथरस मामले में हाथरस डीएम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, हाथरस डीएम का तबादला क्यों नहीं किया गया, ये तबसरा हाईकोर्ट ने किया है हाथरस मामले में। और आगे बढ़ते हैं। कोरोना और लॉकडाउन के सबब आम जिंदगी मुतासिर हो चुकी है। ऐसे में अकोला में शादी वगैरह में बैंड बाजे का कारोबार करने वाले अफराद का रोजगार भी मुतासिर हो चुका है। इस सिलसिले में इन लोगों ने अकोला जिला कलेक्टर के दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना दिया। लोगों का मुतालबा है कि रियासती हुकूमत शादियों में बैंड बाजा इस्तेमाल करने की इजाजत दे ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। मजहबी मुनाफरत के नतीजे में आम इंसान तन्हा घर से निकलने में खौफ महसूस कर रहा है। कब कोई जुनूनी हुजूम उसे निशाना बना दे, इसका कोई नीम नहीं है। मॉब लिंचिंग इसकी अमली मिसालें हैं। इसी नफरत के खिलाफ
औरंगाबाद के कुछ नौजवानों ने मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के जरिए अवामी मकामात, पार्क, सयाती मकामात और गली चौराहों में लोगों में इंसानी अक़दार और गंगा जमनी तहजीब के ताल्लुक से लोगों को जानकारी दी जा रही है। मुहिम से वाबस्ता लोगों का कहना है कि पिछले 2 महीने में उन्हें काफ़ी कुछ कामयाबी मिली है और नौजवान तबका ज़ात मजहब से ऊपर उठकर इस मुहिम से जुड़ रहा है। प्रभाव है ये बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पर नफरत बढ़ेगी उतनी हिंसक वारदातें रास्तों पर बढ़ेगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कैंपेन शुरू किया। इस कैंपेन के ज़रिए हम अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकातें करके उनको हम अवेयर कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हेट स्पीच को रोका जाए, उसकी कंप्लेन की जाए और अगर कहीं पर ये हो रही है तो उसमें बहसबाजी ना करें, बल्कि उस अकाउंट के प्रोफाइल को कॉपी करे और साइबर क्राइम सेल की जो मेल आईडी है उस पर उसको सेंड कर दे ताकि वो अकाउंट ब्लॉक किया जा सके। जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, हमारे जो संस्था के लोग हैं मेंबर्स, वो लोग अभी चर्चा करते हैं कि किस तरह से हम लोगों में जाके इस बारे में बताएं। और ये जो मैसेज हमने इस पर पेंट किया है, इस तरह से हमने बहुत सारे प्रोग्राम अरेंज किए हैं। अभी हमारी चर्चाएँ हो रही है कि किस इलाहाबाद में वाक़ मुग़ल दौर की तारीखी छोटी करबला की बाजियाबी की तहरीक में अब और तेज़ी आती जा रही है। रियासत में औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम कब्रिस्तान इंतज़ामिया कमेटी ने छोटी करबला से गैर कानूनी कब्ज़ा ख़त्म करने और इसको असरनो आबाद करने के लिए अपनी मुहिम तेज़ तर कर दी है। कमेटी के सदर जावेद मोहम्मद का कहना है कि छोटी करबला की बाजियाबी के लिए आला अफसरान से बारहा शिकायत की गई है, लेकिन हुकूमती सतह पर गैर कानूनी कब्ज़ा हटाने के लिए अभी तक कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। वाज़ेह है कि मुग़ल दौर की छोटी करबला की ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर गैर कानूनी कब्ज़ा हो चुका है। गैर कानूनी कब्ज़े के खिलाफ कई समाजी तंजीमों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। अजीम कब्रिस्तान इलाहाबाद शहर का है, उसमें तमाम बुजुर्गान दीन दफन हैं और उस छोटी करबला में 1000 गज पर बालू माफिया ईटा बालू बेच रहे हैं बैठकर और प्रशासन के सामने बेच रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बेच रहे हैं। हम लोगों ने तमाम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन इलाहाबाद के यानी एडीएम सिटी, डीएम, आईजी, एसएसपी, एसपी सिटी, सीओ फर्स्ट, खुलदाबाद थाना सबसे कांटेक्ट किया लिखा पढ़ी के साथ पूरे ग्रुप ने, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए वो पर कार्रवाई प्रशासन नहीं कर पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा है, और जो नहीं करना चाहिए उसको कर रहा है खुलेआम, लोगों के मकान तोड़ रहा है। तो ये तो दोहरा। नांदेड़ शहर के रास्ते इन दिनों खस्ताहाली का शिकार है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। बजट की कमी का बहाना बनाकर कारपोरेशन इंतजामिया सड़कों की मरम्मत करने से कासिर है। खस्ता हालत में नजर आ रही ये सड़क नांदेड़ के रेलवे स्टेशन के सामने से होकर गुजरती है। 2 साल कबल कारपोरेशन इंतजामिया ने न सिर्फ शहरी हुदूद में शामिल सड़कों की मरम्मत के दावे किए थे, बल्कि शहर से लगे हुए हाईवे की सड़कों की भी मरम्मत का यकीन दिलाया था, लेकिन वो दावे खोखले साबित हुए। एक महानगर पालिका में ठहराव आया था, उस ठहराव के पीछे आर्थिक व्यवहार बहुत बड़ा हुआ था, ऐसा मुझे उस पे लगा है। स्टेट गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला था कि जो बीएनसी के जो रास्ते हैं पीडब्ल्यूडी के, उस रास्ते में जितने भी बियर बार है वो 500 मीटर के दायरे में अंदर होना चाहिए। लेकिन उसको बचाने के लिए सत्ताधारी कांग्रेस ने, जिसकी एक हाथ की सत्ता पिछले 10, 15, 20 साल से इस महानगर पालिका में है, उन्होंने उस जीआर का बाइफर्केशन करने के लिए उन्होंने जीबी में ठहराव लिया है कि बीएनसी के पूरे रास्ते हम महानगर पालिका एडेप्ट करेंगे, उसका डेवलपमेंट हम लोग करेंगे। ऐसा ठहराव लेके उन्होंने जितने भी बियर बार के लोग, जो बार मालक है, बियर बार चालू करने के लिए उन्होंने वो ठहराव लिया था। उस वक्त हमने ठहराव में लेते वक्त हमने सभागार में बोला था कि ठहराव जो आप तो ले रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस आप कहाँ से करोगे। लेकिन सत्ता उनके होने के कारण हमारी आवाज़ दबाने का उन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन हमने लिखित स्वरूप में हर चीज़ का हमने उसमें। अलीगढ़ के थाना बिरला के गांव में 60 साला बुजुर्ग का नामालूम अफराद ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। बुजुर्ग को पहले साधु बताया जा रहा था, जिसे पुलिस ने खारिज करते हुए बताया कि ये किसान था जो गांव में ही खेती करता था। थाना बरला क्षेत्र में आज सुबह पुलिस के पास सूचना आई है, जिसमें एक 62 वर्ष का एक व्यक्ति है जिसकी बॉडी मिली है और उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ मिला था और आंख पर हल्की सी चोट थी। और ये व्यक्ति अपने गांव में किसान था, ये खेती का काम करता था। इसके 3 पुत्र हैं गांव में और उन्होंने पुलिस को जो तहरीर दी है उसमें उन्होंने कहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा
उनके पिता की हत्या की गई है। तो इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।